आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज एंड पैरेलल कवर करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बट डिफिकल्टी कैसे आती है उसके बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को सीरीज एंड पैरेलल में डेरिवेशन तो नहीं करा रहा, सिर्फ न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करेंगे। डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट अभी हमें है ही नहीं। हमें ये जानने की जरूरत है कि सीरीज और पैरेलल के अंदर क्या होता है, क्या है, और किन दो पॉइंट्स या किन दो बातों को या तीन बातों को याद रखना है। ठीक, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप ये याद रखो। अगर मैं सीरीज की बात करता हूं उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? उससे पहले आपको सिर्फ ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ओम्स लॉ अगर आपको पता है तो वो क्या कहता है? ओम्स लॉ आप जानते हो, एक बड़ा सुंदर सा सर्किट है ना। उस सर्किट के अंदर दो प्राणी होते हैं, एक का नाम है रेजिस्टेंस, ये रहा जैसे आर के नाम से आप जानते हो, ठीक है, और एक दूसरा है जिसका नाम है सेल या बैटरी। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है V और इसका R। ठीक है ना, रेजिस्टर को हम लोग R बोलते हैं। इसमें फ्लो होने वाले करंट को हम बोलते हैं I। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। ये सब जानते हैं कि भाई फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ओम्स लॉ के अंदर अगर ये फॉर्मूला है, इसके अंदर टोटल अननोन क्वांटिटी कितनी है? अननोन मतलब अज्ञात, यानी कि जब भी आपके पास फॉर्मूला है तो आपको क्या इस फॉर्मूले में क्या नहीं पता? V हमें सर नहीं पता, I सर हमें नहीं पता, R हमें नहीं पता। यानी बेसिकली अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, है ना, तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी, है ना। तो आप बात याद रखिए, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अननोन अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो मिनिमम 2 आपको चाहिए, तभी आप तीसरे को निकाल पाओगे। या फिर 3 इक्वेशन बना के दे आपको, ऐसा क्वेश्चन अभी आपके पास नहीं आएगा फिलहाल। तो आपके पास बेसिकली यही सिचुएशन आएगी, कोई 2 दिया होगा, तीसरे को निकालना है। तो आप V इज इक्वल टू आई आर को हमेशा याद रखो बस। ठीक है, अब इसका कैसे यूज है? इसी का सारा यूज है आपका सीरीज एंड पैरेलल में। अगर मैं सीरीज की बात करता हूं तो ये देखिए, सीरीज में आप 2-3 बातें याद रखिए। पहली को जो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन है, जैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास रजिस्टर्स, मैंने 3 रजिस्टर्स लिए हैं। ये 3 रजिस्टर्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं किस चीज से? इस तरीके से सीरीज एंड टू एंड कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो ये है R, ये भी रजिस्टर R, ये R1 ले लेते हैं, ये R2 ले लेते हैं, ये R3 ले लेते हैं। इसका नाम है वोल्टेज। इसमें फ्लो होने वाला जो है वो करंट है। ठीक है, अब जनरली स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होती है, क्या करें, कैसे अप्लाई करें, है ना। तो बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने इससे कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है। इस वाले को देखो पहले ध्यान से। मैंने कई बार बच्चों को, जानते हो क्या प्रॉब्लम, क्या गलतियां करते हुए देखा है? भाई ये वाला वोल्टेज इसके साथ लगा देते हैं। अरे नहीं लगा सकते। आप हमेशा याद रखो, आप कभी भी अगर ओम्स लॉ लगाओगे तो उस सर्किट को ओम्स लॉ जैसा होना चाहिए। और ओम्स लॉ कहता है भाई मेरे सर्किट में एक वोल्टेज होगा, यानी कि सेल होगा, और एक ही रजिस्टर होगा। यहाँ 3 अलग अलग है तो नहीं लगा सकते। तो इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। और रिड्यूस करने के बाद हम क्या करते हैं? इसमें ओम्स लॉ लगाते हैं। देखो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो इन तीनों को सीरीज, तो आप 2 बातें याद रखिए। पहली बात, करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, नाम लिख दो उसका, मैं सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या आएगा आपके पास? सबसे पहली चीज, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। करंट जो होता है हर रजिस्टर में क्या होता है? सेम होता है। यानी कि यहां से जो करंट आई गया, इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस भी आई होगा, इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस भी आई होगा, और इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस भी आई ही होगा। और ये आई ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। दूसरी बात जो याद रखने की होती है वो होती है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। अब भाई इसकी भी वजह है, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब सब में वो करंट तो आई चला गया, पर रजिस्टर सबके अलग अलग है, तो इसलिए वोल्टेज सबका अलग अलग होता है। तो उस वोल्टेज को कैसे निकालते हैं?
उस वोल्टेज को निकालने के लिए एक छोटी सी बात आप याद रखिए, जब यहां से करंट जा रहा है, मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो मैंने यहां पर क्या, ऐसे इस तरीके से, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका नाम क्या होगा, V1 होगा, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका क्या नाम होगा, V2 होगा, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका क्या नाम होगा, V3 होगा, ठीक है। तो यदि अब इसे देखो जरा ध्यान से, तो इसके अंदर रजिस्टर है, करंट है, वोल्टेज है, यानी कि इसमें ओम्स लॉ लगेगा। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू I इंटू में R1। इसी तरह दूसरा लोगे तो V2 इज इक्वल टू I इंटू में R2। इसी तरह तीसरा लोगे तो V3 इज इक्वल टू I इंटू में R3। अब अपने आंसर को चेक भी करना है, हमारा आंसर सही है गलत है। तो आपका आंसर कैसे चेक होगा, जब आप इन्हें ऐड करोगे, V1 V2 और V3 को जब आप ऐड करोगे तो यह नेट के बराबर आएगा जो आपका सर्किट में बाहर की तरफ था। अगर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूं यहां पर, तो I इंटू में R1 प्लस में I इंटू में R2 प्लस में I इंटू में R3 इज इक्वल टू द, ये वाला क्या भाई, ये आपका हो जाएगा I इंटू में R इक्वलेंट। अब कहोगे सर ये कहां से पैदा हो गया, बेटा जब ये सारे के सारे इकट्ठे सॉल्व किए जाएंगे उसका नाम होता है R इक्वलेंट। तो मैं यहां से अगर I लेकर कॉमन काट देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस में R3 इज इक्वल टू द I इंटू में R इक्वलेंट। I से I कैंसिल हो गया, तो जो सीरीज में R इक्वलेंट होता है वो होता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अब ये कभी भी परेशान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भैया सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सीरीज एंड पैरेलल। आप बस देखिए दो रजिस्टर सर्किट में कैसे भी लगे हुए हैं, अगर उनके अंदर दोनों के अंदर सेम करंट जा रहा है, ठीक है ना, कौन सा वाला, उस सर्किट के हिसाब से सेम करंट जा रहा है तो आप उन्हें सीरीज मानकर चलोगे। मैं क्वेश्चन बताता हूं, एक जगह कंफ्यूजन क्रिएट होती है, पैरेलल वाले में भी एक ऐसी सिचुएशन आती है जब दोनों दो इक्वल रजिस्टर पैरेलल में लगते हैं ना, तो जो करंट ऐसे जाता है ना तो बराबरी डिवाइड होता है, बराबर डिवाइड होता है, तो दोनों में सेम करंट हो जाता है, पर वो सेम करंट ना एक्चुअल करंट का हाफ होता है। तो इस बात को वहां पर रिलेट मत कीजिएगा, इस बात को समझिए, सेम करंट का मतलब इस तरह से सर्किट में सेम रहेगा। यह बात समझ में आ गई होगी सभी को, बहुत सिंपल है चीज, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जब इसको रिड्यूस किया जाता है तो कुछ इस तरीके से रिड्यूस होता है, ये आया यहां पर आएगा, ऐसे आया यहां पर आया और ये रिड्यूस हो गया। अब ये जाने वाला करंट आई ये रहा, यहां पर आर इक्विवेलेंट आ गया। जब आप आर इक्विवेलेंट और वी, अगर मान लीजिए अब क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दिया था R1 R2 और R3 दिया था, है ना, R1 R2 R3, डायरेक्टली ओम्स लॉ नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये आइडियल ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम नहीं है। आइडियल सर्किट डायग्राम क्या होता है, R और V होता है, इसमें तो 3-4 थे, बहुत झंझट है इसमें, तो हमने क्या किया, उसे रिड्यूस किया, रिड्यूस करके R इक्विवेलेंट निकाला। अब यह मेरा क्या हो गया, आइडियल ओम्स लॉ का, आइडियल ओम्स लॉ का क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, ओम्स लॉ, और वहां से मैं करंट निकाल सकता हूं। जब मेरा करंट निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसके पास जाऊंगा, मैंने कहा भाई मेरे पास करंट आ गया है, ठीक है, तो ये कहता है ठीक है भाई, तो ये कहेगा V1 निकाल लो, है ना, V1 क्या हो जाएगा, I इंटू में R1, V2 कितना हो जाएगा, I इंटू R2 एंड ऑल। तो ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास ऐसे समझ आ गया, ये आप जानते भी होंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। बड़ी बड़ी बातों को कम करते हैं और छोटे से पैटर्न से एक काम करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बना देता हूं यहाँ पर। जैसे ये मेरे पास रजिस्टर है, इन रजिस्टर्स को मैं यहाँ से हटा देता हूं और इनकी जगह एक वैल्यू ले लेता हूं और इसकी भी जगह एक वैल्यू ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 4, 6, 10 ले लेते हैं। ये ले लिया हमने 4 ohms, 6 ohms एंड 10 ohms, ये हमने ले लिया, ठीक है। और यहां पर 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो अब प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना भाई, सीबीएसई कहती है कि प्रेजेंटेशन भी सुंदर होना चाहिए। तो कैसे लिखे प्रेजेंटेशन पे, तो सबसे पहले जब सोल्यूशन लिखोगे
इस सोल्यूशन में आपके पास लिखोगे हेयर, पहले तो फिर से मेरा वही सवाल है, क्या आप इसमें डायरेक्टली ओम्स लॉ लगा सकते हो? तो नहीं बोलोगे। क्यों बोलोगे? सर आइडियल ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम नहीं है ये, हमें तो आइडियल बनाना है। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सीरीज में लगे हुए रजिस्टर्स को क्या करेंगे, उन रजिस्टर को हम क्या करेंगे, उनको रिड्यूस करेंगे, यानी कि आर इक्वलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा, हेयर क्या है भाई, 4 ओम, 6 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज। यह सीरीज में है, आप लिख दोगे टीचर खुश, और आप डायरेक्टली लगा सकते हो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आर इक्वलेंट इज इक्वल टू द 4 प्लस में 6 प्लस में 10, इन सबको एक साथ लिखकर ओम्स लगाइए। कई बच्चे क्या करते हैं, 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 10 ओम, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। अगर आप इसे ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 20 ओम। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अब एक सुंदर सा फिर से क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। वो सर्किट डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाँ जी, ओम्स लॉ के आइडियल डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 20 ओम्स, ये मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ गया, ये 5 वोल्टेज आ गया, हम खुश हो गए। ठीक है, यहां पे अब मुझे करंट निकालना है, तो मैं लिखूंगा बाय ओम्स लॉ। ठीक है, बाय ओम्स लॉ, लॉ के हिसाब से, बाय ओम्स लॉ ये मेरे लिए क्या हो गया, V इज इक्वल टू द आई इंटू में R इक्वलेंट हो गया। तो मुझे क्या निकालना था, I, तो मैंने आई V को वहीं रखा, डिवाइडेड बाय द R इक्वलेंट कर दिया। तो जो I इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है 5 और रजिस्टर कितना है 20, काट देंगे तो कितना आएगा 1/4 एम्पियर का करंट आता है। पर बात यही नहीं खत्म हुई ना, क्वेश्चन में कहता ऑल्सो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब हमने करंट अगर पूछता मुझसे कि भाई करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो जो करंट मेरा सर्किट में आया है वो मेरा यहाँ पे आया, तो हर एक में क्या करेगा, बराबर बराबर जाएगा। तो करंट तो मैंने निकाल दिया, मेरे पास क्या बचता है, वोल्टेज। तो ये डायग्राम आपको देखकर समझ आ रहा है। अब हम रिड्यूस पे जाएंगे वापस, लो भाई इसके पास वापस आए, तो कहता करंट तो मुझे मिल गया 1/4, मैंने कहा ठीक है करंट मिल गया। नाउ V1 क्या हो जाएगा, I इंटू में R1, I की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू R की वैल्यू कितनी है 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। एंड V2 अगर बात करते तो I इंटू में R2, 1/4 इंटू में 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 वोल्ट, 1.5 समथिंग आएगा। ठीक है, इसी तरह V3 निकालते हैं, चलो मैं इसको लिख देता हूं 1.5 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह V3 निकालते हैं तो I इंटू में R3 इज इक्वल टू 1/4 इंटू में 10, ये कैंसिल हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5, 2.5। जरा इन्हें ऐड कीजिए, कितना बनता है 4, 4 प्लस में 1 कितना था 5, यानी कि जो सर्किट में लगी सेल या बैटरी है उसी के टोटल के बराबर आएगा। इस तरीके से हम करते हैं क्या, सीरीज के क्वेश्चन। फिर हम करेंगे पैरेलल के क्वेश्चन। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है ना, अब फिर इसके बाद कंबाइन करेंगे। अब जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए यह एक पाइपलाइन है, ठीक है ना, इस पाइपलाइन से एक पाइप ऐसे जा रही है ना, और ये पूरी विड्थ है पाइपलाइन की, जो वहां से पानी का सप्लाई आ रहा है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से, तो ये पाइप ना ऐसे है, जो छोटी सी पाइप जा रही है वो ऐसे आ गई, फिर एक पाइप यहां से ऐसे गया। ठीक है, इसकी जो डायामीटर है ना इस पाइप की, ये पाइप की डायामीटर थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं। इस पाइप का डायामीटर ऐसा इतना है, ये पाइप है और इसका डायामीटर ये रहा। ठीक है, ये दूसरा पाइप, एक पाइप और है वो थोड़े से कम डायामीटर की, ऐसा कुछ है, बहुत कम, मतलब इनके कंपैरिजन में उसका डायामीटर बहुत कम है, ऐसा कुछ डायामीटर है। ठीक है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा, यहां से जब पानी का फ्लो आया तो तीनों पाइपों में, मेरा सवाल ये है कि तीनों पाइपों में जब पानी का फ्लो होगा वो बराबर फ्लो से जाएगा।
नहीं जाएगा ना भाई। इस वाले में पानी थोड़ा सा स्लो जाएगा, इस वाले में पानी थोड़ा सा इससे ज्यादा तेज जाएगा, इस वाले में तेज जाएगा, क्योंकि सभी को प्रेशर बराबर मिल रहा है। ये एक सप्लाई आ रही है बराबर की, पर वो अपनी डायामीटर के हिसाब से क्या कर रहे हैं, पानी को फ्लो करा पा रहे हैं। इस वाले में ज्यादा इसलिए हो जाएगा, अमाउंट ऑफ द वाटर तो ज्यादा जाएगा परंतु उनकी स्पीड कम रहेगी। तो यहाँ पे इतना ज्यादा विचार मत कीजिए कि मतलब उसी दुनिया में चले जाए। सिर्फ यह समझिए कि अगर 3 अलग अलग पाइप अलग अलग डायामीटर के हैं तो उनके अक्रॉस जो वाटर का फ्लो होता है वो हमारा कैसा हो जाता है, वो हमारा डिफरेंट हो जाता है। यही सेम प्रोसीजर होता है जब हमारे पास यहां पर एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इस सर्किट में यह एक रजिस्टर है, एक यह दूसरा रजिस्टर है, ठीक है, और यह एक तीसरा रजिस्टर है। रजिस्टर का काम क्या होता है, रजिस्टर का काम मेनली होता है फ्लो ऑफ करंट में बाधा पैदा करना, है ना, रुकावट पैदा करना। ये क्या करती है बेसिकली, रजिस्टर क्या करता है कि रजिस्टर क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट में बाधा पैदा करता है, ठीक है ना। तो कैसे पैदा करता है वो हम लोग अभी देखते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा था भाई, इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है, कह रहा मैं तो करंट को फ्लो करा रहा हूं आई, एक करंट यहां से चला यहां पे पहुंचा बेचारा। अब इसको 3 अलग अलग क्या मिले, रजिस्टर मिले, यानी अगर अलग अलग रजिस्टर हैं तो हर रजिस्टर की रोकने की क्षमता, विरोध पैदा करने की क्षमता अलग अलग होगी। तो वो उसी हिसाब से क्या करते हैं, विरोध पैदा करते हैं। रजिस्टर का हिंदी में जो नाम होता है उसका नाम होता है प्रतिरोधक, विरोध पैदा करने वाला, ठीक है। तो इससे आप यहां पे समझ रहे होंगे, तो हर कोई क्या कर रहा है, विरोध पैदा कर रहा है। तो इस वाले में इसके विरोध के हिसाब से करंट जाएगा, उसका नाम है I1। इसमें इसके विरोध के हिसाब से जाएगा I2, और इसमें इसके विरोध के हिसाब से जाएगा I3। परंतु एक बात बताओ, इस डायग्राम में जो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है यहां से यहां तक के बीच में जो सप्लाई है, सप्लायर, क्या तीनों के लिए अलग अलग है, एक ही सप्लायर है, एक ही सप्लायर है। यही काम आप याद रखिएगा, इन तीनों रजिस्टर के लिए सप्लायर कौन है, V। तो यह जो V है सप्लाई तो कर रहा है, करंट भले अलग जा रहा है, परंतु इन तीनों के लिए जो अक्रॉस वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा, फिलहाल V होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, जैसे यहाँ पे सप्लायर था वैसे यहाँ पे सप्लायर, वो V ही रहेगा। अब जब कंबाइन क्वेश्चन आता है ना उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, हम क्वेश्चन में समझ लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मुद्दा ये उठता है सर करे क्या। अब देखो सीधी सी बात है, आपको पता है इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस सप्लायर कौन है, V। इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस सप्लायर कौन है, V। इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस सप्लायर कौन है, V। तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं, तो करंट का फॉर्मूला लगा देंगे, और जो करंट यानी कि I1 लगाएंगे तो I1 होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय द R इक्वल R1 होगा। मैं सिर्फ इसमें करंट निकाल रहा हूं। इसी तरह मैं दूसरे का निकालूंगा I2, वो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय द R2 हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा I3, वो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड R3 हो जाएगा। बहुत सिंपल। अब मुझे यह बताइए, यहां पर जितना पानी का फ्लो जा रहा था बंटवारे के बाद वो वापस उतना ही आ रहा था, यानी कि यह जो तीनों करंट हैं जब ये यहां जाते हैं तो I1, यहां से I2 और यहां से क्या I3, ये तीनों वापस आकर कितना करंट बनाएंगे, I ही बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि I यह तीनों करंट के सम के बराबर होगा। हमने कहा ठीक है जी सर, सम के बराबर होगा तो बहुत अच्छी बात है, इससे खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती। हमारा जितना हमने भेजा बीच में कहीं कुछ हुआ नहीं, कोई टैक्स नहीं कटा, ठीक है ना। आजकल टैक्स बहुत कट रहे हैं, तो इसमें भी कोई टैक्स नहीं कटा, और सीधा सीधा क्या हो गया, जितना हमने दिया था इन उतना हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर I इज इक्वल टू द V, तो V डिवाइडेड बाय द R1 प्लस में V डिवाइडेड बाय द R2 प्लस में V डिवाइडेड बाय द R3,
ठीक है भाई लोग, अगर यह पूरा का पूरा एक रजिस्टर बना दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, आइडियल ओम्स लॉ सर्किट। और वो ये होता है, यानी कि यह वाला इंसान रिड्यूस होकर कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। सारे के सारे रजिस्टर्स को मैंने किसी तरह रिड्यूस करके इस फॉर्मेट में बना दिया, तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, वो होगा I इज इक्वल टू द V डिवाइडेड बाय द R इक्विवेलेंट के बराबर होगा, यही होगा ना। तो इस केस में जरा इसको यहां पर पुट कर दो, तो V डिवाइडेड बाय द R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय द R1 V डिवाइडेड बाय द R2 V डिवाइडेड बाय द R3 हो जाएगा। V को कॉमन लीजिए तो 1 डिवाइडेड बाय द R इक्विवेलेंट, V ये रहा 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 1 अपॉन में R3, यहां पर जो V था इस V को काट देगा, यानी कि जो रिड्यूस होकर R इक्विवेलेंट आया है वो आपका कितना है, वो आपका है 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 1 डिवाइडेड बाय R2 1 डिवाइडेड बाय R3 के बराबर होता है। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट देना चाहता हूं, यदि 3 रजिस्टर आपके, जैसे यह 3 रजिस्टर हैं सर्किट में पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट ऐसे तो आप निकाल ही रहे हो, एक शॉर्टकट लगा लीजिए, ऐसे भी निकल सकता है कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द R1 R2 R3, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइडेड बाय द दो का पेयर, और आराम से लगाते जाओ पेयर, कैसे, R1 R2 फिर R2 R3 फिर R3 R1, इससे और इससे सेम आंसर आता है। यह कम कैलकुलेटिव है, यह ज्यादा कैलकुलेटिव है, इसमें एलसीएम लेते हो, ये करते हो, फिर आपसे एलसीएम की गड़बड़ हो गई या कुछ हो गया, आता हुआ क्वेश्चन गया। इसके अंदर चांसेस कम होते हैं अगर आपने ध्यान से प्रैक्टिस की हुई होती है तो, नहीं तो आपके ऊपर है भाई, चांस तो आप पूरा ही लेते हो गलत करने का। अब बारी आती है क्वेश्चन करने की, तो एक क्वेश्चन हम लोग इसमें करके देखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बना कर देता हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे बनता है चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग ना मैं पहले एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। मैं ना 2 रजिस्टर्स का ले रहा हूं, ये तो मैंने 3 रजिस्टर्स का आपको बताया था, मैं 2 रजिस्टर्स का लेता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक सर्किट डायग्राम है, यहां पर एक रजिस्टर ये रहा और एक रजिस्टर ये रहा, ठीक है। इसको कनेक्ट किया गया है एक सप्लायर सप्लाई से, ठीक है। इस सप्लाई को मान लीजिए आपका 10 वोल्ट लीजिए, मैं अपने मन से वैल्यूज ले रहा हूं, तो फ्रैक्शन में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें यहां पर, तो यह रजिस्टर मान लीजिए 5 ओम का है और यह 10 ओम का है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, क्या हम इसमें ओम्स लॉ लगा सकते हैं, तो आंसर आता है नहीं। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सर इसकी शक्ल आइडेंटिकल ओम्स लॉ सर्किट से नहीं मिलती है। मिलाते हैं, फिर इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अच्छा, उससे पहले अपने मन में एक विचार कीजिए, इन दोनों के लिए सप्लायर कौन है, 10 वोल्टेज है, तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, 10 वोल्टेज हुआ, ठीक है। ये हमें तसल्ली हो गई है। तो मैं यहाँ पे जब सोल्यूशन लिखूंगा तो मैं सोल्यूशन में क्या लिखूंगा, हेयर इधर 5 ओम और 10 ओम एंड लगा दीजिए, ठीक है ना। 10 ओम आर इन पैरेलल, यह क्या है आपस में पैरेलल में है, तो हमने कहा ठीक है पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट देखो 2 तरीके हैं, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट जनरली स्टूडेंट निकालते हैं, तो 1 अपॉन में दिस 1 अपॉन में R2 लगाते हैं, परंतु आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो मेरा, ठीक है ना, राकेश सर के मेथड से, या फिर ऐसे बहुत मिल जाएगा आपको डायरेक्टली। 2 के लिए डायरेक्टली कैसे लगता है, R1 R2 डिवाइडेड बाय द R1 प्लस में R2 बस,
ये मेरे को थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव लगता है और आसान लगता है, तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पर डायरेक्टली यूज कर रहा हूं आर इक्वलेंट, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो आर इक्वलेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय द 5 प्लस में 10। अब यहां ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, कैलकुलेशन की गलती, 5 से इस 5 को उड़ा दिया, वो मजा आ गया। अरे उड़ाते हैं भाई, हमें पता है ना, ठीक है, उड़ाने वाले उड़ा देते हैं। तो और दूसरी चीज, इसे मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मजा आएगा ना, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होती है। देखो कैसे आसान होती है, जैसे आर इक्वलेंट है 5 इंटू में 10 कर दिया डिवाइडेड बाय कितना आएगा ऐड करके 15 आएगा, आने दो, क्या दिक्कत है। अब इसे 5 से काटिए तो यह 3 बचता है, तो यानी आर इक्वलेंट 10/3 ओम्स आता है, यानी कि 10/3 आएगा ओम्स। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया, बहुत अच्छा लगा मैं रिड्यूस हो गया। तो हम इसे रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करेंगे, ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ का आइडेंटिकल सर्किट में हम इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आर इक्वलेंट हमारा आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 3। कृपया इसे मल्टीप्लाई करने की, सॉरी फ्रैक्शन में करने की जरूरत ना करें। तो ये वोल्ट आ गया 10 वोल्ट, इसमें जाने वाला करंट का नाम क्या है, आई। इस बाय ओम्स लॉ लिखकर हम, बाय ओम्स लॉ लिखकर हम क्या कर सकते हैं, आई निकाल सकते हैं, V डिवाइडेड बाय द आर इक्वलेंट। तो V हमारा 10 है, आर इक्वलेंट कितना है मेरा, आर इक्वलेंट है 10/3, यह 3 ऊपर जाएगा, तो जो करंट आया वो कितना आ गया 10 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय द 10, यह कट कर कितना बचता है 3 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। हमें बहुत खुशी हुई कि 3 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करता है। तो सर्किट में कर रहा है भाई, ईच रजिस्टर में नहीं कर रहा है। तो प्रश्न ये उठता है, प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि भैया करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर निकालो, तो हम इससे कहेंगे चलो वापस। चलो वापस का मतलब यहां पे आए, ये आ गया आई, ये आ गया आई, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहां पे जाने वाले का नाम है I1, यहां पे जाने वाले का नाम है I2। भाई इस सर्किट में 2 इंसान तो आ गए, कौन से 2 इंसान आ गए, एक I1 आ गया, एक 5 आ गया, आया कि नहीं आया, है ना, 2 इंसान आ गए। और इस सर्किट में पर कमी किस चीज की है, वोल्टेज की कमी है। उस वोल्टेज की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, तो हम देखते हैं, लाते वोल्टेज, तो हमें पता है भाई ये दोनों का सप्लायर कौन है, 10 है। तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वह है 10 वोल्ट का वोल्टेज है। मिल गया, हो गया काम खत्म। तो मैं अगर I1 निकालने जाऊंगा तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय द क्या आएगा R1, और वोल्टेज कितना है मेरा 10, नहीं हाँ वोल्टेज है 10 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3 एम्पियर का करंट। और I2 निकालने जाऊंगा तो V डिवाइडेड बाय द R2। वोल्टेज कितना है मेरा, वोल्टेज कितना है मेरा 10 है, डिवाइडेड बाय द R2 कितना है, हाँ जी, ओए इसमें गड़बड़ करवा दी तुम लोगों ने, रुक जाओ। R1 5 था ना, बोलना था ना, 3 कैसे लिखवा दिया, कहां से लिखवा, अच्छा इसकी वजह से ये कट गया, कितना आएगा 2। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V डिवाइडेड बाय द R2, वोल्टेज है 10 डिवाइडेड बाय 10, कट गया, कितना आया 1, यानी कि यहां से 2 एम्पियर आता है और यहां से आता है 1 एम्पियर। तो जो टोटल करंट है I1 प्लस में I2 वो कितना बनता है, हाँ जी, वो बनता है हमारा 3 एम्पियर, और ये हमारा आंसर हो गया सही। इसी को हम बोलते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो हमें समझ में आ गया, आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब पैरेलल और सीरीज के दोनों कॉम्बिनेशन मर्ज हो जाते हैं। तो अगला प्रोसेस हम किस पे करेंगे, जब पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन मर्ज हो जाएंगे।